हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और हमने पूरी प्रोसेस देखी थी कि कैसे कैसे एयर अंदर एंटर करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे जाती है, कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है, कौन सा एक्सचेंज पार्ट है, तो ये सब बात करी थी। आज उसी के आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूरे अंदर का जो सिस्टम है उसको देखते हैं फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले ये एक खूबसूरत सा फिगर है, आप लोग चाहें तो बना लें लेकिन पॉज करके, क्योंकि काफी वक्त लगेगा, मुझे भी लगा था। और चाहे तो आप, मेरा मानना यही है कि आप लोग स्नैपशॉट ले लें और इसी फिगर को आज हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मैंने आपको सिर्फ अपनी तरफ से समझा दिया था। आज उसी चीज को हम लोग एनसीईआरटी में पहले पढ़ते हैं और फिर उसी के साथ साथ इस फिगर को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो अपनी अपनी एनसीईआरटी आप लोग अपने सामने रख लीजिए, कॉपी और पेन अपने साथ रखें और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज अपने नोट्स में नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो एनसीईआरटी निकाल लें और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। उसका सेकंड लेक्चर है, तो पहले जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी से और इसमें देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। सिंपल सी बात है, क्या ही लिखा हुआ है कि हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो हमारे ऊपर वाले लिप के ऊपर होते हैं, यही लिखा हुआ है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। अब ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं ये आपके खुलते हैं नेजल चैम्बर में। एक्चुअली में जो अंदर की चीज होती है दैट इज नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज, और जो पैसेज होता है उसको नेजल पैसेज बोलते हैं। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, a portion of which is the common passage for food and air। ये चीज तो हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट होता है जहां से फूड और एयर दोनों पास होती है। तो वही नेजल पैसेज जाकर के कहां खुलेगा, फेरिंग्स में खुलेगा। एक्चुअली में फेरिंग्स में नहीं, फेरिंग्स का एक पार्ट होता है दैट इज नेसोफेरिंग्स। तो ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो उस लेक्चर को जरूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। The pharynx open through the larynx region into the trachea. Then pharynx कहाँ खुलेगा, larynx region से होते हुए trachea में खुलेगा। Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box। ये भी हमने लास्ट में बात करी थी कि larynx क्या होता है, sound box होता है। और हमने ये भी बात करी थी कि जो birds में sound box होता है that is syrinx। During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। ये सब लास्ट वाले चैप्टर में हमने डिटेल में बात करी थी, इसमें फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, या फिर चलो देख लेते हैं कि वो ये कह रहा है कि जैसे ये एलिमेंट्री क्या नाम है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, फेरिंग्स रीजन होता है, जहां से यहां पर क्या होगा, फेरिंग्स रीजन हो गया। फेरिंग्स रीजन यहां से क्या है, फूड और एयर दोनों पास होती है, लेकिन आगे जाकर के क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ये फूड वाली पाइप अलग हो जाती है और एयर वाली अलग हो जाती है। और यहां पर आपका एक ऐसा चीज पाया जाता है जो क्या करता है, इस फूड को फूड वाले पाइप में जाने दे बल्कि एयर वाले में ना जाने दे, तो ये ऊपर से ऐसे ढक लेता है और इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि फूड को सिर्फ फूड वाले पाइप में जाए, एयर वाले में ना जाए, इससे जो बचाता है वो क्या होता है, वो एपिग्लॉटिस रीजन होता है। लिखा है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स या साउंड बॉक्स जहां से एयर जा रही है वहां पे ना जाने दे। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया एक लंबी ट्यूब की तरह होती है जो मिड थोरेसिक
बीच वाली थोरेसिक कैविटी तक आती है, which divide at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi। अब देखिए लास्ट में मैंने बताया था, लेकिन फिर यहाँ देखिए कि ये आपकी कौन सी रीजन है, दिस इज अ ट्रैकिया। ये देखिए ये ऊपर से नीचे पूरी चली आ रही है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, और मिड थोरेसिक ये पूरा क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम। ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में क्या है, लंग्स हैं, और इन्हीं रिब्स के साइड में क्या है, रिब्स हैं, और रिब्स के बीच वाले रीजन तक ये देखिए यहाँ तक बीच वाले रीजन तक ये आपकी ट्रैकिया आई हुई, और फिर ये डिवाइड हो गई है एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई है ट्रैकिया, और ये जहां से डिवाइड होती है वो कौन सा रीजन है, दैट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा रीजन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Each bronchi undergo repeated division to form the secondary and tertiary primary bronchi and bronchiole, ending up in a very thin terminal bronchiole। अब ये प्राइमरी ब्रोंकियोल हो गई राइट और ये लेफ्ट। अब वो देखो वही प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो रही है, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, लास्ट वाले रीजन पे यहाँ पे देखिए आपका आता है, ये होता है ब्रोंकियोल। लास्ट वाला रीजन होता है ब्रोंकियोल, या इसी को टर्मिनल ब्रोंकियोल कह देते हैं। ठीक है, जिससे एल्वियोलाई जुड़ी होती हैं। बिल्कुल लास्ट वाला रीजन, सबसे पहले ये प्राइमरी, फिर उसके बाद इधर उधर 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 फैली हुई वो सेकेंडरी और टर्शियरी, और टर्शियरी में लास्ट वाला रीजन ये वाला, दैट लास्ट रीजन इज कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल, और उसी से ये एल्वियोलाई, ये जो सर्कुलर टाइप का दिख रहा है गोल 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 छल्ले जैसे, ये एक्चुअली में एल्वियोलाई है जो कि अटैच होती हैं किससे, यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियोल से। क्या कह रहा है कि ये जो आपको दिख रही है ना, ये लाइन 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 लाइन, ये एक्चुअली में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है। रिंग का मतलब एक छल्ले की तरह है। तो ये आपका ये ट्रैकिया, फिर ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्शियरी और इनिशियल ब्रोंकियोल। ये लास्ट के ब्रोंकियोल में नहीं पाई जाती है आपकी ये रिंग, इनिशियली ब्रोंकियोल्स तक देखिए यहाँ तक आपको दिख रही है, तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक पाए जाते हैं। अब ये छल्लों का काम क्या होता है पहले ये समझ लें। तो ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट का मतलब होता है जैसे एक पाइप है, एक ट्यूब है। अब वो ट्यूब क्या होता है कि दबे ना, अंदर की तरफ सिकुड़े ना, तो उसको क्या करते हैं, किनारे किनारे एक छल्ला बांध देते हैं ताकि वो ट्यूब को क्या करे, अपनी तरफ सपोर्ट किए रहे। जैसे सपोज ये ट्यूब है, ठीक है, ये आपकी कोई ट्यूब है, ये ट्रैकिया है। अब ये अंदर की तरफ कंप्रेस ना हो, इसलिए क्या कर दिया, इसको ऐसे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बांध दिया गया। ठीक है, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बांध दी गई ये ट्रैकिया, ताकि ये ऐसे फूली रहे। समझ में आया, समझ पा रहे हैं ना, मतलब जैसे सपोज एक पाइप है, रबर है, और वो इलास्टिक है, उसके अंदर से कोई भी चीज जाता है तो वो दबती है, खिंचती है। तो क्या किया आपने, एक कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप रिंग लगा दी, छल्ला लगा दिया। अब क्या हुआ कि वो जो है उस छल्ले के चारों तरफ है। ठीक है, छल्ला उसके चारों तरफ है। अब क्या है, वो छल्ला उसको सपोर्ट किए हुए है। तो अब जब छल्ला उसको किनारे से चारों तरफ से पकड़े हुए हैं, तो अब वो क्या दबेगी, नहीं दबेगी। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का यही सपोर्ट होता है कि ये ट्रैकिया को है दबने। आप देखो ये आपके ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल, चाहे वो टर्मिनल ब्रोंकियोल हो, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी हो, और ये आपकी एल्वियोलाई। एक लंग्स के अंदर क्या है, यही चीजें तो हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। तो यही चीज लिखा हुआ है उसमें कि द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। ये आपके क्या कंप्राइज करते हैं, लंग्स को कंप्राइज करते हैं। वी हैव टू लंग्स, 1 2, which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them। अब देखो इसने कहा कि हमारे पास 2 लंग हैं, और हर लंग क्या होता है कि 2 लेयर से घिरा हुआ होता है। देखो आपको ये लेयर दिख रही होगी, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, 2 लेयर दिख रही होगी, और इस लेयर को हमने कह दिया प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस लेयर इज प्लूरल मेम्ब्रेन। ये कौन सी लेयर है, एक होती है आउटर और एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो भरा होता है, सपोज कि ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के जो बीच में भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। ये जो मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है, ये मेम्ब्रेन के बीच में, ये यहाँ पे
दैट इज प्लूरल फ्लूइड। अब इसका काम समझ लेते हैं कि प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है। फ्लूइड क्या होता है? चिपचिपा सा पार्ट होता है ना, कोई भी ऐसे चिपचिपा सब्सटेंस जो होता है दैट इज नोन एज फ्लूइड। और चिपचिपा जो पार्ट होता है वो एक्चुअली किस तरह से होता है? रबड़ की तरह होता है, खिंचता है, दबता है। तो प्लूरल फ्लूइड का काम भी ऐसा ही होता है। ये क्या काम करता है? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या है? ये एक कंडीशन है जो आप बायोलॉजी में बहुत बार सुनेंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बनी रहती है कि एक्चुअली में ये है क्या शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है, या आपको करंट लगाएंगे तो आप एब्जॉर्ब कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे अपने एग्जांपल में समझते हैं। सपोज कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में ये कोई ऑर्गन लगा हुआ है। हमारी बॉडी में हमारे लंग, किडनी, हार्ट सब कहीं ना कहीं ऐसे किसी से जुड़े हुए ही तो हैं, है ना। उसमें कुछ बुल्ट लगा के स्क्रू ड्राइवर से कसा तो गया नहीं है कि अब उसको कितना भी हिलाओ तो हिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी के द्वारा अटैच है वो, ठीक है। अब जब अटैच है तो हम अगर ऐसे मुक्का मारें तो वो चीज बाहर निकल के गिर जानी चाहिए ना। लंग्स है या हार्ट है, ऐसे करके ऐसे मुक्का मारो तो हार्ट पीछे को निकल के बाहर गिर जाना चाहिए, या बॉडी के किसी भी पार्ट में इधर उधर चला जाना चाहिए अगर कोई मुक्का मारे, तो नहीं जाता। जैसे हमने ऐसे लंग्स में मुक्का मारा तो लंग्स क्या है? स्पॉन्जी थोड़ा दबते हैं। और इसमें जो मेन काम होता है वो होता है प्लूरल फ्लूइड का। वो क्या होता है? आपके जो भी आपने मुक्का मारा या जो भी आपने जोड़ दिया उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वो जो शॉक आप दे रहे हैं, वो जो धक्का आप मार रहे हैं, वो जो आप मुक्का मार रहे हैं, उस चीज को एब्जॉर्ब करता है और बाहर की तरफ गिरता नहीं है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड शॉक एब्जॉर्बिंग कंडीशन। एनसीईआरटी कहती है इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। लंग सरफेस में फ्रिक्शन वही चीज है ना कि ऐसे मारा आपने तो कोई भी चीज बाहर में निकल के गिर जाए, उस चीज का झटका उसने महसूस किया, ठीक है। तो वही चीज इसने लिखा है कि इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द thoracic lining whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। बाहर वाली लाइनिंग आप देखोगे, अब देखो ये जो बाहर आपको चेन दिख रही है, ये चेन क्या है सर? लंग्स को क्या चेन से बांध रखा है? नहीं, चेन से नहीं बांध रखा है। अब देखिए इसको फिर से समझाते हैं। आपके लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर क्या है? रिब्स हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अंदर लंग्स हैं और लंग्स के ऊपर ऐसे ये रिब्स हैं। इन रिब्स के अंदर ये रिब्स है, समझ लो 12 पेयर ऐसे रिब्स हैं, ठीक है, ऐसे 12 पेयर रिब्स हैं। रिब्स के अंदर क्या है? लंग है। तो जो लंग्स की बाहर वाली सरफेस होगी वो रिब्स के कांटेक्ट में होगी और जो अंदर वाली सरफेस होगी वो लंग्स के कांटेक्ट में होगी। दो लेयर है, दो लेयर है, ऐसे देखो दो लेयर है, दो, एक लेयर रिब्स के कांटेक्ट में और एक अंदर वाली लेयर लंग्स के कांटेक्ट में, ठीक है। अब ये जो आपको एक चेन की तरह दिख रही है वो क्यों दिख रही है? तो देखो एनसीईआरटी में लिखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा कि सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू का मतलब है कि उसको काट के भी दिखाया गया है। लेफ्ट लंग का देखो सेक्शनल व्यू, इसको काटा गया है, इसको काटा गया है। लंग है, लंग को बीच में काट दिया। सपोज ये मार्कर है, इसको आप बीच से काट दीजिए तो आपको अंदर का पार्ट दिखेगा और यही अंदर का पार्ट दिख रहा है। तो ये रिब्स को भी काटा गया है, ये ऐसे रिब्स हैं, इन रिब्स को ऐसे काट दिया गया है और जब रिब्स को काट दिया गया तो आगे ये गोल 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 नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको ये चेन के रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है। एकदम फील के साथ पढ़ें, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। हर चीज को हमें समझ के पढ़ना है, इमेजिन करके पढ़ना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि फिगर दिखा दिया ये इंपॉर्टेंट है इसको देख लेना आ सकता है, नहीं, एक एक चीज को एकदम पूरे फील के साथ पढ़ना है, समझ में आना चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेक्शनल व्यू। वो जो सेक्शनल व्यू लिखा है ना, मैं उसका भी मतलब बता दूं कि सेक्शन का मतलब क्या होता है। सिंपल अपनी भाषा में समझो यार, सेक्शन का मतलब होता है डिवीजन। एक ही चीज को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शन। जैसे आप लोग 11th में हैं, अब आपसे पूछा जाए कौन सी क्लास में है तो कहेंगे 11th, लेकिन फिर उसके आगे पूछा जाए तो 11th कौन? 11th A, 11th B, 11th C। तो ये क्या है? सेक्शन है।
एक ही क्लास के कई सारे डिवीजन हो गए, तो दैट इज कॉल्ड सेक्शन। ऐसे ही ये लंग है और इसके दो डिवीजन कर दिए गए, जब काटा होगा तो एक पार्ट अलग होगा, एक पार्ट अलग होगा, तो एक्चुअली में इसीलिए लिखा हुआ है सेक्शनल व्यू, यानी कि काटने के बाद जो उसका व्यू है जो वो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल व्यू। तो ब्रैकेट में यहाँ देखो नीचे लिखा होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर लिखा होगा सेक्शनल व्यू ऑफ लेफ्ट लंग, ठीक है, तो ये लेफ्ट लंग है। अब ये कह दोगे सर ये तो राइट है, लेफ्ट, अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे लिए क्या है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो एनसीईआरटी आप इस तरह से पढ़ते हो ना, ऐसे तो पढ़ते नहीं हो, इस तरह से पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी आपकी जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट, तो ये लेफ्ट लंग हो गया। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part. कल हमने देखा था पूरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, उसको क्या कह रहे थे हम लोग, उसको कह रहे थे कंडक्टिंग पार्ट, सिर्फ एयर को साफ कर रहा था, ह्यूमिडिफाइज कर रहा था, इसलिए हमने उसको कहा कंडक्टिंग पार्ट। और बाकी जो लास्ट वाला बच रहा था एल्वियोलाई, उसको क्या कहा था, एक्सचेंज पार्ट। एनसीईआरटी ने उसको कहा है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to the body temperature। ये सब देख चुके हैं हम लोग, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber। lungs जो होते हैं वो thoracic chamber में घुसे होते हैं, धसे होते हैं, situate होते हैं, which is anatomically an airtight chamber। airtight का मतलब होता है इतना टाइट कि हवा भी ना पास हो वहां से। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on lower side by the dome-shaped diaphragm। अब देखो ये चीज क्या कह रहा है, ventrally by sternum और dorsally by vertebral column। पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है, और कह रहा है कि लेटरली बाय रिब्स, और साइड से देखा जाए तो लंग्स किससे घिरे होते हैं, रिब्स से, और लास्ट में कह रहा है कि नीचे तरफ से क्या होता है, डोम से। डोम शेप का मतलब कुछ नहीं होता है, देखो डोम शेप का मतलब कुछ नहीं होता है, ये जैसे डी बना है डी, ठीक है, इसी डी को अगर हम लोग ऐसे करके ऐसे बना दें, ये तो ये देखो ये कैसे हो गया, ये डी के आकार का हो गया। तो वही ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ये डी के आकार का बना हुआ है, इसी को वो कह रहा है डोम शेप्ड डायाफ्राम। ये डायाफ्राम कैसा है, दैट इज डोम शेप्ड, ठीक है, दैट इज डोम शेप्ड, उसी को उसने डोम शेप्ड कह दिया है। एक्चुअली में ये डी की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे डोम शेप्ड कह दिया है। The anatomical setup of lung in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in the lung या pulmonary cavity। अब देखो इस चीज को चाहे अंडरलाइन कर लो चाहे लिख लो कि लंग को ही उसने पल्मोनरी बोला है। आगे हम लोग बात करेंगे तो पूरे चैप्टर में लंग कहीं नहीं आएगा, हर जगह पल्मोनरी आएगा, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो, पल्मोनरी कैविटी हो, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो, हर जगह पल्मोनरी नाम ही दिया होगा। इसलिए याद रखना कि लंग और ब्रैकेट में पल्मोनरी लिखा है, उसने लंग को ही पल्मोनरी बोला है। तो हर वो वेन जिसमें पल्मोनरी लिखा होगा, तो पल्मोनरी वेन यानी वो लंग्स को आ रही होगी या जा रही होगी, पल्मोनरी आर्टरी वो भी लंग्स से रिलेटेड होगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी लंग्स का वेंटिलेशन, तो ये चीज को अंडरलाइन कर लो, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग। सच एन अरेंजमेंट, अच्छा ऊपर वाली लाइन का मतलब समझते हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन थोरैक्स इज सच दैट, जो थोरैक्स का सेटअप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी, कि अगर कोई भी चेंज हमारी थोरैसिक कैविटी में हो रहा है तो वो लंग की कैविटी में भी कोई ना कोई चेंज करेगा। थोरैसिक कैविटी का चेंज होना जैसे
सांस लिया, थोरेसिक कैविटी बढ़ गया। अब ये सिर्फ थोरेसिक कैविटी नहीं बढ़ा, अंदर लंग्स में भी कोई चेंज हो रहा है। तो ये चेंजेस क्या हो रहे हैं आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखते हैं कि कोई भी चेंज अगर हमारी थोरेसिक कैविटी में हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होगा हमारी लंग की या पल्मोनरी कैविटी में। Such an arrangement is essential for breathing, और इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, as we cannot directly alter the pulmonary volume, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अगर सोचें कि लंग के वॉल्यूम को घटा या बढ़ा लें और अपने रिब्स को या अपने थोरेसिक चैम्बर को ऐसे स्टे करके रखें तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आप देखो 5 चीजें लिखी हैं कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होती हैं। सबसे पहली होती है कि ब्रीदिंग ऑफ O2, मतलब कह रहा है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। दूसरी स्टेप में उसने कहा है कि डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर थर्ड स्टेप वो कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अंदर ऑक्सीजन गई है, किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी। फोर्थ कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब फिर से डिफ्यूजन होगा, लेकिन अब डिफ्यूजन कहां पर होगा? अब होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में। पहले कहां हुआ था? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में। सबसे पहले जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गई तो मेम्ब्रेन के थ्रू गई और ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी तो मेम्ब्रेन के थ्रू निकल रही थी। तो पहले एल्वियोलर मेम्ब्रेन में ये दोनों एक दूसरे से मिली तो वहां पर डिफ्यूजन हुआ। फिर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन अंदर गई। अब जब अंदर गई तो अब कहां पर डिफ्यूजन हो रहा है? अब ब्लड के साथ है तो ब्लड और टिश्यू के साथ डिफ्यूजन हो रहा है। ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। लास्ट स्टेप है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। अब लास्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन जब अंदर पहुंच गई टिश्यू में तो अब क्या करेगा? बॉडी जो है या टिश्यू जो है वो सेल्स जो है अब ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी और अपना काम करेंगे और देन ऑक्सीजन से CO2 में कन्वर्जन होगा और फिर CO2 को बाहर निकाल देंगे। तो फिर वही चीज है, फिर नई ऑक्सीजन आएगी और वो वाली CO2 बाहर निकल जाएगी।